नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। तो आज होगा आपका भाग 7। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो लिखा है चौल साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले लिखा किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। बिल्कुल सही है, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। और उर से बड़ी जो इकाई होती थी उसे नाडु कहा जाता था। इसलिए आपने देखा होगा तमिल के आगे क्या लग जाता है? तमिलनाडु। मतलब तमिल भाषा बोलने वाली जगह को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु कहा जाता है। ठीक है। और जो दक्षिण भारत के आपके राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो द्रविड़ राज्य हैं, जो द्रविड़ भाषा बोलते हैं, जैसे आपका कौन कौन सा है अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना हो गया आपका, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया। तो इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? तो ये आप याद रखना, संयुक्त रूप से इनको बोला जाता है द्रविड़ नाडु। ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखा है तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरे का चौल राजाओं ने कुछ धनी जमींदारों को मुविंद वेलन जैसी उपाधियाँ दी। वेलन कहा जाता था उस समय, किसानों को कहा जाता था। वेलन कहा गया किसानों को, तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। तो ये बिल्कुल सही है। और वेलन वगैरह जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि थी, ये गलत है। वेलन वगैरह जो होती थी वो गैर ब्राह्मणों की जमीन होती, गैर ब्राह्मण किसान जो होते थे उनकी जमीन को कहा जाता था। ब्राह्मण किसान जो होते थे उनके पास जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था वेलन वगई। क्योंकि वेलन का मतलब ही होता है क्या? किसान। पर ये गैर ब्राह्मण होते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सही है। तो लिखा किसानों की बस्तियां, उन्हें क्या कहा था? उर कहा जाता था। और ऐसे गांव के समूह में बड़ी इकाइयां क्या कहलाती थी? नाडु कहलाती थी। ये आप याद कर लेना। और ग्राम परिषद और नाडु के पास कई प्रशासनिक कार्य होते थे जिनमें न्याय देना और कर एकत्र करना शामिल होता था। तो आप यहाँ से सिर्फ इतना लिख देना कि किसानों की बस्तियों को उर कहा गया है और बड़ी इकाइयों को क्या कहा गया? नाडु कहा गया है। ये अपने नोट्स में लिख देना। अच्छा, केंद्रीय चौल सरकार की देखरेख में वेल्लेला जाति के धनी किसानों ने नाडु के मामलों में काफ़ी नियंत्रण रखा। और चौल राजाओं ने कुछ धनी जमींदारों को मुविंद वेलन, 3 राजाओं की सेवा करने वाला एक वेलान, वेलान मतलब होता है किसान, अरेयर प्रमुख की उपाधि दी है। तो ये आप याद रखना। और इन्हें केंद्र में राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालय इन्हें सौंपे गए थे। तो आप लिख लेना कि मुविंद वेलन क्या होते थे? तो मुविंद होते थे कुछ धनी जमींदार जिन्हें बोल सकते हैं प्रमुख की उपाधियाँ दी गई थी। उसके अलावा आपने देखना है, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि भाई वेलन वगई क्या होती थी? वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि होती थी, ये आपने याद रखना है। दूसरा ब्रह्मदेव क्या होती थी? ब्रह्मदेव होती थी ब्राह्मणों को भेंट की गई भूमि। ये पेपर में टपके सारे, तो ये आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साला भोग होता था विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुना मट्टुकनी मंदिरों को भेंट की गई भूमि थी। देवदान आता तो इससे आप समझ जाओगे। और पलित छद्दम जो आपका ये होता था जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि। अच्छा, अब पढ़ते हैं किनके बारे में? संगम काल के बारे में। तो 3 साम्राज्य यहाँ पे देखने मिलते हैं, चेर, चोल और पांड्य। चेरों की राजधानी थी वांची या करूर। इनका जो सिंबल था वो था आपका बो एंड एरो, जिसे बोलते हैं धनुष और बाण। चोलों का था उरयूर या पुहार, इनका था टाइगर मतलब बाघ था। और पांड्यों का क्या था? मदुरई इनकी राजधानी थी। और इनकी थी मछली, इनका क्या था? राज्य चिन्ह था। यह आपने याद कर लेना है। अच्छा, देखा जाए तो चौल मुख्यतः आज के जो आंध्र प्रदेश है और जो आपका तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर निवास करते थे। वहाँ पर इनका साम्राज्य था, राजधानी उरयूर थी। पांड्यों की अगर बात करें तो बिल्कुल दक्षिण की तरफ थे और मदुरई इनकी राजधानी थी तमिलनाडु की तरफ। और चेरों की अगर बात करें तो ये थे आपके आज के कर्नाटक की तरफ। आप यह याद कर सकते हैं। ज़्यादातर जो साम्राज्य ये था, संगम काल जो था, जो लगभग आपका 300 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी तक चला था। 300 ईसा पूर्व याद रखना, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो लगभग 600 साल का ये क्या रहा आपका साम्राज्य था। ये फैला हुआ था आपका कृष्णा नदी से लेकर उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, वहाँ तक ये फैला हुआ था। और तुंगभद्रा भी खुद 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक तुंग और दूसरी भद्रा। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी निकलती है आपकी महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। आप लिख देना महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से ये निकलती है। बलेश्वर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र महाबलेश्वर से, ये आप लिख लेना। और इसी बीच के बोल सकते हैं कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में संगम साम्राज्य देखने को मिलता है। तो लिखा दक्षिण भारत कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था। में लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना। दूसरा जो आपने नोट करना है वो करना है संगम तमिल कवियों का एक संगम सम्मेलन था। कि संगम होता क्या था कि तमिल कवि होते थे, तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था।
और ये इसको प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित किया जाता था, ये आप लिख लेना। अच्छा, इन्हें जो बोल सकते हैं कि संरक्षण प्रदान किया वो पांड्य शासकों ने क्या प्रदान किया, तो ये आप याद कर सकते हैं। और द्रविड़ साहित्य से संबंधित थे। 3 संगमों की बात की जाती है और संगम को क्या कहा जाता है, इन संगमों को कहा गया मुचंगम, ये आप याद कर लेना। पहली जो संगति हुई थी, जो आपने नोट लिखने हैं, वो है मदुरै में, ये आप नोट कर लेना कि पहली जो संगति हुई कहाँ हुई, संगम जो हुई है वो कहाँ हुई आपकी मदुरै में। और कहा जाता है इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे और इसमें कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं, बस ये नोट कर लेना कि साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं मिलता है। दूसरी जो संगम हुई थी कपाटपुरम में हुई थी और इसका एकमात्र तमिल जो ग्रंथ मिलता है, जैसे तमिल व्याकरण कहा गया, पहला तमिल व्याकरण कहा जाता है तौलकापियम, जिसको लिखने वाले संत थे आपके कौन, तौलकापियार, ये आप याद कर लेना। और तीसरी हुई थी मदुरै में, तो इसके भी अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो नष्ट हो चुके थे, कुछ ही ग्रंथ इसके मिलते हैं। तो ये आपने नोट्स में आपने लिखना कि पहली संगति कहाँ हुई या पहली संगम कहाँ हुई थी, दूसरी संगम कहाँ हुई थी और तीसरी संगम कहाँ हुई थी। पहली संगम मदुरै में, दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी मदुरै में, ये आपने याद करना है। किन शासकों के संरक्षण में, पांड्य शासकों के संरक्षण में। अच्छा, पहले से कुछ नहीं मिला, पहले कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं, दूसरे से केवल तोलकापियम मिला है जो तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, तौलकापियार ने लिखा था। और तीसरे से कुछ ग्रंथ मिले जिनके बारे में आज अभी चर्चा करते हैं। अभी तो लिखा हुआ है कि संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया, ठीक है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तौलकापियम, एत्तुतोक्के, पत्तुपातु, पादिनेक्केल, कणक्कू इत्यादि ग्रंथ तथा शिल्पादिकरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। यहाँ से आप कुछ मत लिखना, तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपने लिखना। तौलकापियम ने लिखी थी, तौलकापियम जो लिखी थी वो लिखी थी तौलकापियार ने। द्वितीय संगम में देखने में मिलती है जो आपका कपाटपुरम में लिखी गई थी, और ये बोल सकते हैं प्राचीनतम ग्रंथ है तमिल भाषा का जो मिला है। उसके बाद आप सिर्फ इतना लिख देना, एतुतक के 8 ग्रंथों का क्या है, बोल सकते हैं 8 ग्रंथों का एक संग्रह, बस इतना लिख देना। ये 8 ग्रंथ ही निम्नलिखित है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है पत्तु पातु, ये 10 कविताओं का संग्रह, ये भी लिख लेना। उसके बाद जो आपने नोट करना है वो करना है कि एक दार्शनिक, महान कवि और दार्शनिक हुए तमिल साहित्य में जिनका नाम था तिरुवल्लुवर, उन्होंने एक किताब लिखी थी तिरुकुरल, और इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा गया, तो तिरुकुरल को कहा जाता है। पंचम वेद भी बोला गया, 5वां वेद। शिल्पाधिकारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक पूछे जाते हैं, तो इसके लेखक है इलांगो अदिगल। और दूसरी मणिमेखले, मणिमेखले लिखी सतनार ने, शीतले सतनार ने, ये आप लिख लेना। तो 3-4 किताबें, जैसे तौलकापियम, तौलकापियार ने लिखी है। तिरुवल्लुवर ने कौन सी लिखी, तिरुकुरल लिखी है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। शिल्पाधिकारम आदिगल ने लिखी हुई है, मणिमेखले सतनार ने लिखी हुई है। तो ये कुछ आपने याद करने। अच्छा, अगर विदेशी साक्ष्यों के बारे में बात की जाए तो मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया, इससे लिखने की जरूरत नहीं है। अशोक के अभिलेखों में चौल, पांड्य और चेर शासकों के बारे में बताया गया, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। कलिंग के खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है, इसे लिख सकते हैं। वैसे लिख सकते हैं अशोक के शिलालेखों में मिलता है, अभिलेखों में मिलता है, कलिंग के खारवेल में मिलता है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं कि 8वीं सदी में जो इर्नियार थे उनके भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। उसके अलावा अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस तरफ आपको 3 राजवंश देखने को मिले, चेर, चौल और पांड्य। अगर चेर की बात करें तो इनका जो शासन काल था, ये लिख लेना कि केरल के मध्य उत्तरी हिस्से तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र की तरफ था। राजधानी कहाँ थी, वांजी थी, और तथा पश्चिमी तट मुसीरी तथा टोंडी नाम के यहाँ पे बंदरगाह यहाँ पर मिलते थे। प्रतीक चिन्ह था धनुष बाण। और अगर देखा जाए तो 3 पीढ़ियों का जिक्र मिलता है पुगलुर शिलालेख में, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, उसके बाद चेर जो राजा थे वो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार उनका दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बनाया था इन्होंने, अपनी जगह पे बनाया था ऑगस्टस का मंदिर, ऑगस्टस वहाँ के शासक थे रोमन साम्राज्य के, तो ये लिख सकते हैं। ये जरूर लिखना कि चेर जो थे उनके सबसे महान शासक थे सेनगुट्ट वन, जिनको लाल चेर कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा लाल चेर या अच्छा चेर किसे कहा गया, लाल चेर ज़्यादातर पूछा जाता है, सेनगुट्ट वन को बोला जाता था। इन्होंने एक पत्नी की पूजा प्रारंभ करवाई थी, और कर्ण की पूजा भी इसे कहा जाता है, और दक्षिण भारत से पहला ऐसा शासक था जिसने चीन में दूध भेजा था। तो ये चीज़ें आप कुछ नोट कर लेना। चोलों की अगर बात करें तो तमिलनाडु के मध्य में और उत्तरी भाग में इनका नियंत्रण था, कावेरी डेल्टा क्षेत्र की तरफ थे, जिसे चोलमंडलम कहा जाता है। राजधानी थी उरेयूर, तिरुचापल्ली के पास में ये अवस्थित है। तो करिकाल एक शासक हुए, महान शासक हुए, जिन्होंने कावेरी पट्टनम या पुहार नगर की स्थापना की और वहाँ राजधानी बनाया। इनका जो चिन्ह था वो था बाघ, और कुशल नौसेना यहाँ पर अवस्थित थी। उसके अलावा बात करें तो पत्तिनपाले ने उनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया, किसके, करिकाल के। वेणी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये क्या करते हैं, पांड्य और चैर शासकों सहित 11 राजाओं को पराजित करते हैं।
और संपूर्ण तमिल क्षेत्र पर क्या कर देते हैं, शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। वाणिज्य और व्यापार इनके टाइम पे काफ़ी संपन्न था। और ये बता दिया मैंने, पुहार और कावेरीपट्टनम को राजधानी ये बनाते हैं। उसके साथ साथ कावेरी नदी पर इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया था। ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। पांड्यों की अगर बात करें तो मदुरै में इन्होंने शासन किया था। अगर इसे देखा जाए तो जो भारतीय प्रायद्वीप है बिल्कुल तमिलनाडु की तरफ से सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में इनका क्या था, शासन था। राजधानी थी कौरकई, ये आपने याद रखना है। प्रतीक चिन्ह था मछली, ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा तीनों जो संगम हुई थी उनको संरक्षण प्रदान करने वाले शासक कौन थे, पांड्य शासक ही थे। अच्छा, उसके अलावा जो आपने लिखना है भाई कि पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनका जो पहली बार उल्लेख मिलता है मैगस्थनीज करते हैं। मैगस्थनीज किसके समय भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ये आपने याद रखना, सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसके अलावा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था पांड्य बोल सकते हैं साम्राज्य। विधवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये आप लिख लेना। ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, वैदिक यज्ञ किए जाते थे। कलभ्रश नाम की एक जनजाति थी जिसके आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे क्या होता है पांड्य बोल सकते हैं साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा क्षय होता है। नलिव कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक माना जाता है। शासकों का इतना ज़्यादा यहाँ पर उल्लेख नहीं करना है आपने, ठीक है ना। ज़्यादातर इनकी व्यवस्था पूछी जाती है। प्रशासन की बात करें तो वंशानुगत राजतंत्र था, ये लिख सकते हैं आप अपने उसमें। शाही प्रतीक चिन्ह तो आप पहले लिख चुके हैं कि भाई चोल का क्या था, बाघ था, पांड्यों का मछली था और चेरों का क्या था, धनुष बाण था। अच्छा, ये जरूर अपने नोट्स में डाल देना कि राजा की शक्ति का 5% का नियंत्रण होता था, जिनमें 5% कौन कौन सी होती थी, मंत्री जिन्हें अमेचार बोलते थे, पुरोहित होता था, पुरोहितार बोलते थे, दूत होता था, दूतार, सेनापति को सेनापतियार, गुप्तचर को औरार कहा जाता था। इसके अलावा ये लिखने की जरूरत नहीं है। विदेशी व्यापार पे सीमा शुल्क लगाया जाता था, लिखने की जरूरत नहीं है। लूटी की संपत्ति, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डकैती और तस्करी को रोकने के लिए राजमार्ग उचित व्यवस्था, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है पुरनारू नामक ग्रंथ था, उसमें 4 वर्ग मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है पुरनारू भी। तुड़ियन, पाड़न, पड़ेयन और कड्डम्बन। उसके अलावा देखने को मिलता है कि 4 वर्ग कौन कौन से, सुड्डम वर्ग जो ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग को कहा गया, अड़सर वर्ग शासक और योद्धा वर्ग को कहा गया, लिख लेना। बैनिगर वर्ग व्यापारी वर्ग और वेल्लाल वर्ग जो अभी बताया था किसान वर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा 5 भूमियों का जिक्र होता है, जैसे मुल्लई देहाती भूमि, मरुदम कृषि भूमि, पाले रेगिस्तानी भूमि, नैथल समुद्रवर्ती भूमि और कुरुंची पहाड़ी भूमि को कहा गया। 5 आदिम जनजातियां पाई जाती थी, थोड़ा, इरुला, नागा, वेदर। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर पाई जाती थी। दास प्रथा का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता, दास प्रथा नहीं देखने को मिलती थी। उसके अलावा महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, सम्मान प्राप्त उन्हें होता था। इसका उदाहरण मिलता है जैसे ओबेयार, नच्चेलियर और काकई पांडियार नाम की जो महिलाएं थी, ये विदुषी महिलाएं थी, कवित्री थी और तमिल साहित्य में भी इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति तो कैसी थी, बेहतर थी, क्योंकि वो अपने लिए क्या कर सकती, खुद ब खुद जीवन साथी चुन सकती थी। पर विधवाओं की जो स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। सती प्रथा का वो उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि मुख्य व्यवसाय था, चावल सबसे आम क्या थी आपकी फसल थी। हस्तकला में बुनाई, धातु के काम में बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, मोतियाँ, पत्थर, हाथी दांत उपयोग करके आभूषण बनाए जाते थे। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों था। सूती और रेशमी कपड़ों की कताई बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियुर में बने हुए सूती कपड़ों की क्या थी, बहुत मांग थी। यहाँ से ज़्यादा मत लिखना, मैं बता देता हूँ कहाँ पर आपने लिखना है। पुहार जो था शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया था, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते। एक पुहार क्या था, एक बहुत बड़ा क्या था, बंदरगाह था। इतना लिख देना आप, इससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा कुछ बंदरगाह टोंडी, मुसीरी, कौरकई, अरिकमेडू, मराकनम, ये कुछ थे। उसके अलावा ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राट जो थे उनके द्वारा किए गए कई सोने और चांदी के जो सिक्के थे तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए। इससे ये पता लगता है कि भाई रोमन सम्राटों के साथ इनका क्या था, व्यापारिक संबंध था। अब हम बेचते क्या थे, तो ये बेचते थे भाई तुम्हारा क्या, सूती कपड़े बेचते थे, ये लिख लेना। मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी, हाथी दांत बेचा करते थे। मोती हो गए और कुछ बहुमूल्य रत्न भी बेचा करते थे। अच्छा, उसकी जगह लाते क्या थे वहाँ से, रोमन साम्राज्य से घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी अंजीर, मीठी शराब, ये चीज़ें लाई जाती थी। धीरे धीरे क्या हो गया था, लगभग 300 ईस्वी के आसपास क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। उसमें एक देखने को मिलता है कि लिखा हुआ 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में कालभ्रंश ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया। इस अवधि को पहले के इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या अंधकार युग कहा गया। तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली हैं वो चीज़ें आपने क्या कर देनी, नोट कर देनी, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।